नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग पर बुलडोजर चला है। वैसे ये काम पहले हो जाना चाहिए था, चूंकि अब इस संस्था का कोई मायने तो रह नहीं गया है, लेकिन चलिए कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। पर बड़ा सवाल यह है कि चला कहाँ है, इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि रफाल के अलावा भारत और क्या खरीद रहा है, जिसके कारण पाकिस्तान का तो सदमे में जाना लाजमी है। उसने तो खरीद फरोख्त भी शुरू कर दी है, चीन से बातचीत भी करने लगा कि साहब हमको कुछ दे दो, देखिए भारत क्या क्या कर रहा है। लेकिन ये जो अमेरिका में हलचल बढ़ी हुई है, उसकी क्या वजह है, इसको हम लोग डिकोड करेंगे। साथ ही साथ बांग्लादेश में बहुत कुछ चल रहा है। इन सब के बीच जिस तरह से भारत अपने राजनयिकों के परिवार को वापस बुला रहा है, उसने जो है वो एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है इस बात को लेकर कि क्या भारत वहां पर कोई मिशन शुरू करने जा रहा है। ये सवाल जो है वो अनायास नहीं उठा रहा और बातचीत भी इसी बांग्लादेश से शुरू करता हूं। देखिए, ये प्रश्न उठने की वजह वहां होने वाला चुनाव है। देखिए, 12 फरवरी को चुनाव होना है और अगर जो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड है तो वो तो यही कह रही है कि भाई अंतरिम सरकार के साथ क्या किया जाए, वहाँ फुल फ्लैश सरकार आने दीजिए, फिर चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब जब सरकार ये कह रही हो और उसी बीच वो इस तरह का कदम उठाती हो, वहाँ पे जो भारत के अधिकारी तैनात हैं उनके परिवार को वापस बुलाती हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 फरवरी को होने वाले चुनाव से भारत को बहुत आशा नहीं है। अन्यथा परिवार वापस बुलाने की क्या जरूरत थी। देखिए क्या क्या कहा गया वापस बुलाने के लिए कि देखिए वहां पर हालात जो हैं वो ठीक नहीं है और इसको ध्यान में रखते हुए वापस बुलाना पड़ेगा, चूंकि अब सिक्योरिटी का कंसर्न है। यानी जो वहां मौजूद है भारत के रिप्रेजेंटेटिव, उनके परिवार के लिए मामला वहां पर ठीक नहीं है। क्या ये माना जाए कि ये पहला कदम है? अभी मतलब परिवार को बुलाया गया, फिर बाद में जो है राजनयिकों को भी और जो अधिकारी है उनको वापस बुला लिया जाएगा, ताला लगा दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ वहां चुनाव के नाम पे होने वाला है, उससे भारत जो है वो पहले ही आश्वस्त हो चुका है कि कुछ होना हवाना नहीं है। कारण देखिए, वहां CIA एक्टिव है। अभी चीन के जो राजदूत हैं वो गए थे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, टहल के आए हैं, यूनुस लेकर गया था। जमात का प्रभाव ऐसा लग रहा था कि ख़त्म हो गया है, लेकिन पाकिस्तान और चीन और उसके बाद में आप देखिए CIA, टर्की, ये वो लोग हैं जो किसी भी तरीके से बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आ जाए उसके पक्षधर तो नहीं है। हाँ, वो डेमोक्रेसी आए जिसको ये लोग चाहते हैं। यानी बड़ी चीज़ ये देखी जा रही है और मानी भी जा रही है कि वहाँ चुनाव रिग हो सकते हैं और इसमें ISI की बड़ी भूमिका होगी। और ISI की भूमिका का सीधा सीधा मतलब है कि CIA, क्योंकि देखिए ISI अगर छींकता भी है तो CIA के बिना तो नहीं करता है, क्योंकि उसका सारा जो फंड है वो आता वहीं से है, तो उसी के इशारे पर वो सारा काम करता है। इस लिहाज से अगर देखें तो बांग्लादेश में चीज़ें सुधरने वाली हैं, इसकी संभावना नगण्य है। एक और दूसरा, भारत की ये कोशिश थी कि आवामी लीग की वहां भूमिका हो, शेख हसीना की वापसी हो। उस बाबत अभी तक सिर्फ जुबानी खर्च हो रहा है, कोई मुकम्मल कोशिश नहीं हुई है। इस कारण भी भारत को अब ये लगने लगा है कि बांग्लादेश का कुछ होना नहीं है और वहां पर भारत को कोई कोवर्ट ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। मेरा तो अपना मानना है कि चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ जो लोग भारत को निशाना बना रहे हैं, भारत की एक तरह से कहा जाए कि वो चाहे सुरक्षा के लिहाज से बना रहे हो या और तमाम तरह की चुनौतियां पेश कर रहे हो, वो अचानक पता चलता है कि अननोन गनमैन आया और उसने उनको दूसरे लोग की यात्रा करा दी। तो इस तरह की वहाँ घटनाएं जो हो रही हैं, उससे लगता है कि नहीं, ऑपरेशन तो कोई चल रहा है। और उस ऑपरेशन में कोई बड़ी बात नहीं है कि मोसाद का भी हाथ हो रॉ के साथ साथ, और रसिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका भी हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए ये तीनों देश जो हैं वो एक मामले में तो आप कहा जाए कि एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, वो है टेररिज्म। उसमें
इन तीनों की अपनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है और इसके लिए माना जाता है कि तीनों की जो खुफिया एजेंसी हैं वो कोवर्ट ऑपरेशन चलाती हैं। तो इसीलिए अब चाहे बांग्लादेश हो और चाहे पाकिस्तान हो, आप देखिए क्या अननोन गनमैन का जो है खौफ है कि साहब मुनीर जो है शीशे के अंदर से बात करते हैं, बाहर ही नहीं निकलते हैं। ये डर है, बंकर बजा लिया जाता है। बड़े बड़े जो वहाँ के तुर्रम खां अपने आप को समझते हैं वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्यों? खौफ है। तो अपना कहना यह है कि बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों को ख्याल में रखते हुए ऐसा लगता है कि भारत वहां कोई इस तरीके का स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन चलाने के मोड में है। नहीं तो ये जो परिवार वगैरह वापस बुलाया जा रहा है, इसको बुलाने कोई ज़रूरत नहीं थी। अब वहां चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बावजूद उसके ये जो कदम भारत ने उठाया है उससे बहुत साफ संकेत दे दिया गया है कि आने वाले दिनों में वहाँ जो होगा वो दरअसल यूनुस के लिए एक तरह से कहा जाए कि नाइट मियर होगा। वो याद रखेंगे कि हुआ क्या है और उन तमाम एजेंसियों के लिए जो वहाँ पर एक्टिव हैं इस बात को लेकर कि साहब किसी तरीके से भारत में कुछ कुछ किया जाए। तो एक तो ये बड़ी चीज़ दिखाई दे रही है जो निर्णय हुआ है वहाँ से वापस बुलाने का। दूसरी जो बड़ी घटना है वो सीधे तौर पर उस सौदे से जुड़ी हुई है जो रफाल के अलावा भारत करने जा रहा है। देखिए साहब, 114 रफाल की डील हुई है। इसको लेकर अमेरिका तो परेशान है और आप आलम देखिए उनकी परेशानी का कि उन्होंने बाकायदे फ्रांस के राष्ट्रपति का जो एक तरह से कहा जाए ना प्राइवेट चैट उसको लीक कर दिया। क्यों लीक कर दिया? साहब सारा डील तो फ्रांस ले गया। ये F-35 लेकर टहल रहे थे, खिलौना टहला रहे थे, भारत को दे रहे थे। भारत ने कहा लो, लूंगा ही नहीं। ये जो है ये बड़ा झटका है उस देश के लिए जिसको ये लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकता है और करवा सकता है। यानी हम डील भी करेंगे तो आपके अनुसार से करेंगे, ऐसा अमेरिका मानता है और खास तौर से ट्रंप तो यही मानते हैं। लेकिन भारत ने कहा नहीं, हम करेंगे वो जो हमारे हित में होगा। तो साहब राफाल तो अभी आप एक तरह से कहें कि ट्रेलर है, जो पूरा सिनेमा है उसको उसके सामने आने के बाद तो हड़कंप मचा हुआ है ट्रंप प्रशासन में। क्या है? Su-57 ये जो है अब भारत लेने जा रहा है। और हम ये कहें लेने क्या कहें, हम ये कहें कि वो ज्वाइंट वेंचर होगा रसिया और भारत का और वो बनेगा हिंदुस्तान में। इस बाबत रसिया ने पहले ही प्रपोजल दे रखा था। अब उसमें जो थोड़ा चीन ऊन के सामान वाला मसला था वो सब टैकल हो गया है और HAL के साथ ये लोग मिलकर बनाएंगे। अब लो साहब, अब जब Su-57 हम ही बनाएंगे तब आप देखिए क्या खेल होगा। खेल ये होगा कि एक तो वैसे ही इनका F-35 कबाड़ा हो रखा है, कोई लेने को तैयार नहीं। जो डील कर लिया है वो भी उसको कैंसिल कर दे रहा है। ये स्थिति आ गई है और भारत को तो दे ही रहे थे, भारत ने लिया ही नहीं। अब ये जो Su-57 है ये स्टील्थ जेट फाइटर है, यानी रडार इसको नहीं पकड़ पाएगा साहब। बड़ा ही उन्नत किस्म का है। अब इतने उन्नत किस्म का जेट फाइटर हम बनाएंगे, भारत बनाएगा, ध्यान रखिएगा। जब भारत बनाएगा तो वो सस्ता होगा, जब सस्ता होगा तो इनके F-35 का क्या होगा। रफाल भी ज्वाइंट वेंचर में बन रहा है हिंदुस्तान में, यानी वो भी सस्ता होगा। देखिए यानी दोहरी मार पड़ रही है। पहला तो हम सामान खरीद नहीं रहे हैं अमेरिका से डिफेंस का, दूसरा हम वो सामान ज्वाइंट वेंचर में बनाने जा रहे हैं, यानी डिफेंस का सामान बनाने जा रहे हैं। तो बनाएंगे तो क्या होगा, हम भी बाजार में उतरेंगे, यानी एक और कंपटीटर आ जाएगा इनके सामान का। कहां पर? वैश्विक डिफेंस मार्केट में। तो साहब इसलिए चीन एकदम परेशान और अमेरिका भी परेशान। दोनों ही डिफेंस लॉबी हैं, दोनों ही जो है हथियारों की खूब बिक्री में एक तरह से कहा जाए कि अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मार्केट उनको मिले। चीन तो देखिए, चीन का तो धंधा बड़ा आप एक तरह से कहें कि चंगा है। वो ये कि भारत जैसे ही थोड़ा करवट लेता है, हमारे दोनों पड़ोसी जो हिल जाते हैं, बांग्लादेश और
पाकिस्तान, और कहते हैं साहब नहीं 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 हमको भी लेना है, हमको भी लेना है। अभी हम रफाल लिए और रफाल लेते ही मुनीर के कान खड़े हो गए, भागे भागे गए चीन कि भैया हमको दे दो, हमको दे दो। और चीन को क्या है, चीन का तो हथियार बिक रहा है। तो पाकिस्तान की तो परेशानी समझ में आ रही है। ये अमेरिका जिस तरह से परेशान हो रखा है वो ये बताता है कि जो डॉलर की चोट है वो सामान्य नहीं है, वो बड़ी है। और मसला अब डॉलर का ही नहीं, अब बाजार का भी हो चला है। तो इस कारण ये जो एसयू वाला मामला है वो इनको परेशान कर रहा है। देखिए डॉलर बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रिक्स ने डॉलर की कमर तोड़ दी है और फिर आप देखिए सोना सब खरीदे जा रहे हैं। खबर आ रही है कि सब लोग अपनी जो यूएस बॉन्ड होल्डिंग है उसको कम कर रहे हैं। अब उसको भरोसा नहीं है, क्यों? ट्रंप की वजह से के ऊपर पड़ रही है। तीसरी जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो है यूएन पर जो बुलडोजर चला है। ये कहाँ चला है? दरअसल इजराइल में ये कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ इनकी जो राहत, संयुक्त राष्ट्र की राहत एक वहाँ पर कहें कि समिति है जो काम वगैरह करती है, उसने वहाँ फ़लस्तीनियों को एक तरह से कहा जाए कि शरण देने का काम कर रखा था। तो जब आप उनको शरण देते हैं तो क्या कुछ होता है ये किसी से छिपा नहीं है। और इजराइल जो है उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है। तो इजराइल ने बाकायदे ये जो यूएन की संस्था है, यूएन का जो वहाँ इस मामले से जुड़ा हुआ बिल्डिंग है, उसको बाकायदे गिराया जा रहा है बुलडोजर लगा के, और पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। और इसे ऐतिहासिक दिन कहा है इजराइल ने, बेंजामिन नेतन्याहू ने, और कहना भी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो यही है कि संयुक्त राष्ट्र की जो जिम्मेदारी थी और जो उसकी जिम्मेदारी है, कम से कम उसको तो वो पूरा नहीं कर पा रहा है। और इस कारण ये एक तरह से कहा जाए कि शुरुआत है। अभी इजराइल ने बुलडोजर चलाना शुरू किया है। आने वाले दिनों में कई ऐसे देश होंगे जो इस संस्था को बुलडोज करेंगे। और एक तरह से हम कहें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको बुलडोज करने के अगुआ बन गए हैं। अब यहाँ तो इस तरह से कोई बुलडोजर चला के बिल्डिंग नहीं गिराई जा रही है भारत में, लेकिन पीएम जिस तरीके से तमाम वैश्विक संस्थाओं के लोकतांत्रिकरण की बात कर रहे हैं, उससे इतना तो स्पष्ट है कि जो वहाँ पर अलंबरदार बैठे हुए हैं उनको बुलडोज करने की कवायद पीएम ने शुरू कर दी है, ये कहकर कि इन संस्थाओं में हिस्सेदारी जो है वो अर्थव्यवस्था की जो साइज है, जो हमारा वैश्विक मंच पर जिस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर है उस तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आपने बना दिया 1946 में तब से वैसे ही चलेगा। तो कुल मिलाकर ये जो घटनाक्रम है वो इतना तो एकदम स्पष्ट कर रहा है कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं।